हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा लेक्चर है दिस विल बेसिकली एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन जितने भी हमने वीडियो लेक्चर्स लिए हैं एसी मशीन के ऊपर। तो उनमें हमने देखा है, वर्किंग देखा है, प्रैक्टिकली कैसे काम करता है एक एसी मशीन, ये हमने देखा है। बट उसमें द डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन और डिटेल्स ऑफ द मशीन, अदर डिटेल्स हमने नहीं देखा है। तो ये लेक्चर उसी से रिलेटेड होगा। वी विल टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में जो उसमें डिटेल्स होते हैं, बहुत ही डिटेल, जो कि वीडियो लेक्चर में हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो हमने अभी तक देखा था कि जो हमारा कोई भी मशीन होता है, एसी मशीन होता है, और अगर हम लोग सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो सिंक्रोनस मशीन में टू पार्ट्स होते हैं। द टू पार्ट्स आर, द फर्स्ट वन इज स्टेटर एंड द सेकेंड वन इज रोटर। तो ये दो बेसिक पार्ट होते हैं, और इसी को आज हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ये पार्ट में कंस्ट्रक्शन में क्या मटेरियल यूज होता है, इनका अपना पार्ट का, हर एक पार्ट का क्या अपना स्पेसिफिकेशंस होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेटर। स्टेटर क्या होता है? तो जैसा कि नाम से लगता है कि इसमें कुछ स्टैटिक्स है। तो इट इज़ ए स्टेशनरी पार्ट ऑफ ए मशीन। इसका मतलब इसका नाम स्टेटर इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो भी होंगे पार्ट्स होंगे या फिर जो भी पूरा स्टेटर होगा, इसमें कहीं पे भी कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। देयर विल बी नो मूविंग पार्ट्स इन द स्टेटर। तो इसीलिए ये एक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें मूवमेंट नहीं है, इसीलिए इसका नाम हम लोग स्टेटर बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जो सेकेंड पार्ट है इसमें, द आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द स्टेटर एंड सो इट इज कॉल्ड द स्टेटर वाइंडिंग। अब इसमें जो हमने बात की थी कि थ्री फेज वाइंडिंग्स जो होते हैं, जो आर वाई और बी, तीन फेज के अलग अलग वाइंडिंग्स होंगे, और वो 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। इसका मतलब ऐसे स्पेस में ये फिक्स्ड होते हैं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो ऐसे ये फिक्स होंगे कॉइल्स कि ये 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर होंगे। तो ये भी जो आर वाई और बी तीन फेजेस के जो वाइंडिंग्स है हमारे, ये भी कहाँ पे प्लेस्ड होंगे? ये भी स्टेटर में प्लेस्ड होंगे। तो ये मैग्नेटिक, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए जो वाइंडिंग्स हमें ज़रूरी होते हैं, जिनको हम थ्री फेज में कनेक्ट करते हैं, तो ये जो तीन अलग अलग वाइंडिंग्स होंगे, ये भी बेसिकली स्टेटर के ही पार्ट होंगे, उसी में इनकेस्ड होंगे। तो ये हमारा सबसे पहला कंस्ट्रक्शनल डिटेल है। अगर इसके हम लोग डायग्राम की बात करें तो ये इस डायग्राम में आपको स्टेटर रोटर दोनों नज़र आएगा। बट अभी हम लोग पहले स्टेटर को कंसिडर करते हैं। तो स्टेटर ये बाहर का पार्ट जो है, ये जो मैंने आउटलाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसके बाहर के पार्ट को हम लोग स्टेटर बोलते हैं। और ये हमारा स्टेटर हो गया। अब स्टेटर में सबसे पहला जो होता है ये बेस होता है। बेस होता है जो कि सपोर्ट करता है पूरे मशीन को, ये उसका वेट भी बियर करता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि ये अपार्ट फ्रॉम बियरिंग द वेट, ये मशीन को प्रिवेंट करता है फ्रॉम रोलिंग और टॉपलिंग। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे ये बेस ना रखें तो क्या होगा कि मशीन जैसे ही रन करने शुरू करेगी तो क्या होगा, ये एक साइड में हो सकता है, इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में ये रोल करने लगे, या फिर वाइब्रेशन के कारण टॉपल करे, मतलब पलट जाए। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बेस का यूज करते हैं। तो बेसिकली ये बेस भी जो होता है आयरन या स्टील का ही बना होता है, ताकि वो उतने वजन को होल्ड कर पाए। और जहाँ पे भी हम लोग ये मशीन को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे, यहाँ पे बोल्ट सिस्टम्स भी होते हैं। ऐसा होता है, यहाँ पे होल्स बने होते हैं, और जनरली इसका एक माउंटिंग बनाया जाता है। मतलब कंक्रीट का एक ब्लॉक होता है जहाँ पे इसको माउंट किया जाता है, रखा जाता है। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, उसमें बोल्ट्स के थ्रू इसको अटैच करते हैं, जो यहाँ पे होल्स प्रोवाइडेड होते हैं। और बहुत सारे जगह पे इस बेस के अलग अलग नाम भी आप लोग को सुनने को मिल सकते हैं, जैसे कि इसको स्टैंड भी बोला जाता है बहुत जगह पे। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बेस और स्टैंड दोनों सेम ही चीज़ है। उसके बाद जो हमारा आएगा वो होगा स्टेटर फ्रेम। तो ये बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे थे कि सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारा हमारा अरेंजमेंट फिट किया जाता है, तो ये स्टेटर फ्रेम ही होता है। ये स्टेटर फ्रेम ऐसा एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है क्योंकि ये
डायग्राम जो है वो फ्रॉम द फ्रंट है। तो ये जो पोर्शन हो गया ये हमारा स्टेटर फ्रेम कहलाता है। तो स्टेटर फ्रेम में ही हमारा जितना भी अलग अलग अरेंजमेंट होगा इसमें फिट करेंगे हम लोग। एंड द सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पे बोल्टिंग होता है, मतलब ऊपर जो होता है वो उसको कैरी करने के लिए एक हुक टाइप का सिस्टम इसमें अटैच किया जाता है टू कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्योंकि जनरली जो सिंक्रोनस मशीन्स होते हैं या इवन इंडक्शंस मशीन होते हैं तो ये भी क्या हो, तो इनको कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक बेसिक हमारे पास ऐसा हुकिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, ताकि उसको हम लोग किसी भी अलग क्रेन में या फिर कोई डिफरेंट अरेंजमेंट हो हमारे पास ऐसे लिफ्ट करने का, तो उसमें बेल्ट के थ्रू इसको अटैच करके हम लोग कैरी कर पाए। तो इसीलिए ये अलग से यहाँ पे बोल्ट दी होती है। और जब हम लोग बात कर रहे हैं पूरे मशीन की, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको डिफरेंट कलर में मैं शो कर देता हूँ। तो ये जो पोर्शन है दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द स्टेटर और द रोटर और द सैप। तो ये एक हमारे पास, इस पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर ना करें तो बाकी का सारा पार्ट किसी ना किसी तरीके से स्टेटर का ही एक पार्ट होगा। तो इसमें हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये आप लोगों को दिख रहा होगा स्टेटर वेंटिलेटिंग डक्ट। तो ये स्टेटर वेंटिलेटिंग डक्ट का काम क्या है, जैसे कि जब भी करंट प्रोड्यूस किया जाता है इन द मशीन, तो करंट के कारण उसका एक हीटिंग इफेक्ट होता है। जहाँ पे भी करंट होगा तो उससे एसोसिएटेड एक हीटिंग इफेक्ट होता है। तो थ्रू आउट द स्टेटर क्या होगा, करंट के कारण एक हीटिंग इफेक्ट होता है। तो ये अगर हीटिंग को सही से डिसिपेट ना किया जाए, इसको अलाउ नहीं किया जाए, रिलीज नहीं किया जाए, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ जाएगा मशीन का। तो ये इस पॉइंट तक बढ़ सकता है कि पूरा मशीन धीरे धीरे करके क्या हो जाए, फेल कर जाए। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें वेंटिलेशन डक्ट्स अलग से बनाने होते हैं, जहाँ फ्लो ऑफ एयर होता है अच्छे से। और ये फ्लो ऑफ एयर ये मेंटेन करता है, इट मेक्स श्योर दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कूल। इसका मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े इवन थ्रू द ऑपरेशन। तो उसके लिए यहाँ पे वेंटिलेशन डक्ट्स होते हैं इन द स्टेटर। फिर उसके बाद जो हमारा अरेंजमेंट होता है, ये क्या होता है कि जो हमारे थ्री फेज़ वाइंडिंग्स होते हैं, थ्री फेज़ वाइंडिंग्स जनरली जो होते हैं, जो हमने कॉइल्स दिखाया था, बट हेवी मशीन्स में क्या होता है कि वो कॉइल्स ना होके डायरेक्टली कंडक्टर्स का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स। तो जो भी होगा, अगर हम लोग कॉइल्स भी यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा और ये बहुत सारा कॉइल हमें यूज करना होता है। तो इस हेवी कॉइल को एक्युमुलेट करने के लिए, होल्ड करने के लिए हमें अलग से उसमें स्पेस बनाना होता है, एक अलग से माउंटिंग लगाना होता है, जिसको हम लोग स्टेटर वाइंडिंग माउंट भी बोलते हैं। तो ये जो आपका अरेंजमेंट दिख रहा है ये बेसिकली थ्री फेज़ वाइंडिंग को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए है। और इसी पे क्या होता है, हमारा स्टेटर वाइंडिंग इस पे लगाया जाता है। फिर जो स्टेटर स्लॉट्स का काम ये है कि इसमें डायरेक्टली वाइंडिंग्स को प्लेस किया जाता है, मतलब जो भी वायर होंगे या कंडक्टर्स होंगे, तो ये स्लॉट्स जो होते हैं पहले से स्पेस ये डिफाइंड होते हैं जहाँ पे हमको कंडक्टर्स को या फिर वाइंडिंग्स को सेट करना है। तो दीज आर कॉल्ड स्टेटर स्लॉट्स। उसके बाद जो हमारा स्टेटर कोर होता है, मतलब जब यहाँ पे हमने कंडक्टर्स लगा दिए, थ्री फेज सप्लाई के वाइंडिंग्स लगा दिए, देन क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड विल ट्रैवल लाइक दिस इन द मशीन। अगर इसको दूसरे कलर में हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये ज़्यादा क्लियरली विजिबल होगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड विल कुछ इस तरीके से, इट विल टेक द स्पेस अराउंड द मशीन। तो एक साइड तो उसको एयर गैप मिल रहा है जहाँ ये रोटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। आप लोग देख सकते हैं बीच में जो स्पेस है ये वैकेंट है, इसका मतलब ये एयर गैप के थ्रू ट्रेवल करेगा। बट द सेकेंड पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स नीड्स टू हैव ए लो रिलक्टेंस पाथ। इसका मतलब जितना मिनिमम हम लोग इसको रेजिस्टेंस दें इन द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उतना अच्छा, उतना एफिशिएंट हमारा मशीन होता है टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ path to the magnetic field
वी यूज स्टेटर कोर। स्टेटर कोर जनरली एक ऐसे कंपोनेंट का या ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इजीली पास कर सके। तो ये स्टेटर का एक बेसिक हमारा जो टिपिकल सिंक्रोनस मशीन का एक स्टेटर होता है उसका एक बेसिक ये डायग्राम था। अब हम लोग धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। तो हमने जो पढ़ा उसी को अब हम लोग एक बार पॉइंट वाइज देख लेते हैं। द स्टेटर कंसिस्ट्स ऑफ ए कास्ट आयरन फ्रेम विच सप्लाइज द आर्मेचर कोर और स्टेटर कोर हैविंग स्लॉट्स ऑन इट्स इनर पेरिफेरी फॉर हाउसिंग द आर्मेचर कंडक्टर। इसका मतलब जो स्टेटर होगा वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अभी जो हमने बात की थी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इजीली उसके थ्रू ट्रैवल कर पाए, तो ऐसा मटेरियल हमें सेलेक्ट करना होता है जिसके थ्रू ये मूवमेंट ऑफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट रिमेन्स वेरी इजी, या फिर अपोजिशन फ्री, जो मिनिमम उसको रेजिस्टेंस हो, ऐसा कुछ हम लोग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। फॉर दैट पर्पस हम लोग कास्ट आयरन का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। अब क्या होता है विच सप्लाइज द आर्मेचर कोर, तो इसमें जो हम लोग वाइंडिंग्स यूज कर रहे हैं और स्टेटर कोर भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट पे जो अभी हमने देखा था डायग्राम में, इनसाइड क्या होता है वहाँ पे स्लॉट्स बने होते हैं। तो ये स्लॉट्स भी जो बेसिकली बने होंगे इसमें आर्मेचर के कंडक्टर्स को प्लेस किया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इस पॉइंट में कि ये एक ऐसा कोर होगा जहाँ पे स्लॉट्स बने होंगे जहाँ पे हम लोग वाइंडिंग्स को प्लेस कर सकते हैं। अब जो स्टेटर कोर होगा हमारा, वो स्टेटर कोर बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इजीली पास कर सके। बट जब स्टेटर कोर की बात कर रहे हैं, ये क्या होगा इमीडिएटली इट विल बी इन कांटेक्ट विद द वाइंडिंग्स। जो वाइंडिंग्स होंगे उसमें जो डायरेक्टली ये कांटेक्ट में रहेगा। तो हमने बात किया कि जो उसका फ्रेम होता है, जो आउटर फ्रेम होता है, दैट विल बी मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। ये हमने कास्ट आयरन का बनाया। एंड जो उसके बाद उसमें जो कोर होता है जहाँ पे मैग्नेटिक वाइंडिंग्स, मतलब वाइंडिंग्स जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने के लिए हम लोग रख रहे हैं, तो ये जो पोर्शन होगा दैट विल बी मेड अप ऑफ शीट्स ऑफ स्टील। शीट्स ऑफ स्टील जब हम लोग ये बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पूरे कंडक्टर को, जो हमारा कोर बन रहा है उस कंडक्टर को बहुत ही पतले पतले थिन शीट्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये पतले पतले जो थिन शीट्स है, ये थिन शीट्स बेसिकली जैसे कि हमारे कॉपी में या फिर नोटबुक में या बुक में जो पेपर्स होते हैं, तो वैसे उसमें जो पेपर हुए वो शीट्स कहलाए। तो वैसे शीट्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टील के कुछ लेमिनेशंस लेते हैं, जो वो शीट्स कहलाएंगे, शीट्स होते हैं वही कहलाते हैं लेमिनेट्स। तो इनको क्या करते हैं, बहुत सारे पतले पतले शीट्स लेते हैं स्टील के और इसको स्टैक टुगेदर करते हैं, मतलब साथ में कनेक्ट कर देते हैं। और बीच में क्या होता है, यहाँ पे कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जैसे कि इसको पॉलिश कर दी या पेंट कर दिए कुछ ऐसे मटेरियल से कि ये जो हमारा सीट्स है स्टील का, ये इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में नहीं आए एक दूसरे से। ये क्या होगा, देयर विल बी एन इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन द सीट्स। तो ये इसलिए यूज करते हैं टू प्रिवेंट द एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस क्या होता है, इट इज़ द अनवांटेड प्रोडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे आगे, बट अभी के लिए हमें समझना है क्योंकि देयर इज ए फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो आरएमएफ बन रहा है, दैट इज कॉज्ड बाय द 3 फेज एसी सप्लाई। तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे भी होगा तो वहाँ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil or conductor there will be EMF induced in that coil or conductor। मतलब किसी भी coil और कंडक्टर के अराउंड या फिर उसके रेफरेंस में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण क्या होगा, एक खुद का EMF डेवलप होगा। तो इट इज़ नॉट ओनली एसोसिएटेड और रिलेटेड विद द पार्ट वेयर वी प्रिस्क्राइब इट टू हैपन। इसका मतलब जहाँ पे हम लोग चाहते हैं वोल्टेज बने वहाँ पे ही सिर्फ ये वोल्टेज नहीं बनता है, जहाँ भी ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और अगर उसे कंडक्टर मिलता है या कॉइल मिलता है तो क्या होगा, वो ईएमएफ जनरेट करेगा। तो अगर क्लोज्ड पाथ है
अगर ऐसा हमारा बड़ा सा ब्लॉक है मेटल का और उसके रिस्पेक्ट में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो वहाँ पे स्मॉल लूप्स ऑफ करंट बनेंगे, ऐसे गोल गोल सर्कुलर करेंट्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। खुद में जो हमारा कोर है वो कंडक्टर का बना है एंड दैट इज सेल्फ सफिशिएंट टू प्रोवाइड द पाथ फॉर द करंट, करंट के लिए पाथ प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे करंट के लूप्स बनेंगे दैट विल बी अवेलेबल। तो ये क्या करेगा, इन करेंट्स के कारण क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा और ये हीट के कारण क्या होता है, लॉस होता है। तो दैट टाइप ऑफ लॉस इज जनरली रेफर्ड एज एडी करंट लॉस। तो इस करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, इसको थिन शीट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब थिन शीट्स में डिवाइड करने पे क्या होगा कि जो ये स्मॉल लूप्स बन रहे हैं तो इनको एक पाथ जो है मिल रहा था, इजी पाथ मिल रहा था, वो पाथ अब नहीं मिलेगा क्योंकि देयर आर टू डिफरेंट सेक्शंस। तो करंट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसलिए ये जो एडी करंट होगा ये भी क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास वेंटिलेशन डक्ट्स होते हैं, जो आप लोगों ने डायग्राम में भी देखा था। वेंटिलेशन डक्ट्स का काम क्या होता है, इट इज़ प्रोवाइडेड इन द फ्रेम फॉर द कूलिंग ऑफ द मशीन, मशीन को कूल डाउन करने के लिए इसका यूज होता है। एंड देन द स्टेटर वाइंडिंग इज ए 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एक्साइटेड बाय ए 3 फेज एसी सप्लाई। तो ये स्टेटर वाइंडिंग के बारे में कुछ है जो कि हम लोग शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये एक 3 फेज वाइंडिंग होता है जिसमें हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं एंड दैट विल इन टर्न प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट विथ ए स्पीड दैट विथ विच इट इज़ रोटेटिंग। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, जिसको हम लोग ns से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेटर पार्ट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रोटर। तो अभी के लिए थैंक यू।